Okay, friends, today we are going to start with second chapter of economics, people as a resource. First question that arises in our mind is what is resource? 8th में हमने पढ़ा था कि चैप्टर भी था हमारा ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर 8th में कि what is resource? Anything which is useful for human beings. जो हमारे लिए जो whatever is useful, that is called a resource. Example, trees, water, soil, minerals. So they all are useful for us. So they are called resource. Similarly, people हैं, people are useful for us. So they are also called resource. अब कैसे हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन जो अपना पेपर में आता है वो क्वेश्चन है कि when population becomes human capital. तो ये आ गया, यहाँ पे देखो आप, ये है पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल ना, इसके आगे वैन लिख दो आप, वैन पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल. अब कैपिटल मीन्स मनी. अब देख लो कि अगर कोई कंट्री है, किसी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत अनहेल्दी पॉपुलेशन है और पुअर पॉपुलेशन है, तो इट मीन्स वो तो कंट्री कोई ज्यादा अच्छी कंट्री नहीं है, तो वहाँ की पॉपुलेशन कोई कैपिटल नहीं है. इफ ये कंट्री की पॉपुलेशन वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, स्किल्ड हैं, ट्रेन्ड हैं, तो वी कैन कॉल कि वो कंट्री की पॉपुलेशन क्या है, वो ह्यूमन कैपिटल है. लोग नहीं है, पैसा है वो. तो वो कह रहा है व्हेन पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल. इसका आंसर फिर हमने मार्क करना है कि पूरा देम तक इसका आंसर आ जाएगा कि जो कैपिटल है, पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल कब बनती है. तो ये पूरा ही पैरा आपका यहाँ तक मार्क हो जाएगा, देम तक आ जाएगा आपका आंसर कि व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर. जब लोगों के ऊपर गवर्नमेंट पैसे लगाती है, इन्वेस्टमेंट करती है. कैसे इन्वेस्टमेंट करती है? इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट पैसे लगा रही है, ट्रेनिंग दे रही है, मेडिकल केयर दे रही है. और इस तरह से हो रहा है, तो फिर क्या हो गया, पॉपुलेशन क्या बन गई हमारी, वो सिंपल पॉपुलेशन नहीं रही, वो क्या बन गई, ह्यूमन कैपिटल. सो दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. और उसके बाद आ गया सेकंड क्वेश्चन आता है कि ये पीपल एज ए रिसोर्स क्या होता क्या है. कि अगर हम कहें कि व्हाट डू यू मीन बाय पीपल एज ए रिसोर्स, तो अगर हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है कि जो पीपल एज ए रिसोर्स, व्हाट डू यू मीन बाय, इसके आगे लिख दो कि व्हाट डू यू मीन बाय पीपल एज ए रिसोर्स. तो इसमें आप लोगों ने मार्क कर लेना है कि ह्यूमन रिसोर्स का हमारा आ जाएगा सारा आंसर कि नीचे यहाँ तक आ गया ये वाला. वन वे पीपल एज अ सोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस स्किल्स एंड एबिलिटीज. मतलब कि लोगों के अंदर कितनी स्किल है, कितनी एबिलिटीज है, तो उसको हम कहते हैं कि पीपल एज ए रिसोर्स. पीपल फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट एम्फसाइज इस एबिलिटी टू कंट्री. अब यहाँ ये करो, ये इम्पोर्टेंट है कि इस एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कि देश का पैसा बनाने में जो लोगों के पास जो एबिलिटी है, जो स्किल है, तो वो अगर ज्यादा है तो हम कहेंगे कि ठीक है, लोग ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा है इंडिया में, तो इट इज कॉल्ड एज पीपल, वी कॉल इट एज ए ह्यूमन रिसोर्स. इट मीन्स अगर लोग पॉपुलेशन अनपढ़ है, कोई यूजफुल नहीं है ज्यादा, तो वो फिर सिंपल पॉपुलेशन है, सिंपल पीपल है. अगर पीपल यूजफुल हो गए, देश में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पैसा कमा के दे रहे हैं, स्किल्ड है, एजुकेटेड है, हेल्दी है, तो इट मीन्स वो दे आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स. चैप्टर स्लो आपको समझ आना शुरू होगा. फर्स्ट 2 पेजेस थोड़ा अच्छे से समझने वाले हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाद में आपका चैप्टर अपने आप इजी हो जाना है. अब आ गया कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा जनरली पूछते हैं, जो पेपर में आ जाता है क्वेश्चन कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन रिसोर्स फॉर्मेशन और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. एक दो न्यू टर्म्स हैं जो बच्चों को आती है. एक तो टर्म ये वाली आती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन
या ह्यूमन रिसोर्स, ये होता क्या है? तो आंसर में हम लोगों ने, अगर आपने मार्क करोगे तो ये वाला हमारा आएगा, व्हेन एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स जो पॉपुलेशन is further developed by becoming more educated and healthy, we call it as human capital formation. मतलब ये कि जो आम लोग हैं, जब उनके ऊपर हम गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, वो गवर्नमेंट उनको पढ़ाती है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखती है, उनको स्किल्स सिखाती है, उनको ट्रेनिंग देती है, वो लोग अच्छे हो जाते हैं और ज्यादा पैसा कमाते हैं, तो फिर हम क्या कहेंगे? हम क्या करें? ह्यूमन, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स फॉर्मेशन, और इट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. अब आफ्टर 2 minutes आई विल आस्क यू कि हाउ population can be converted into human capital. How simple population can be converted into human capital formation. तो I will ask you, इसका क्वेश्चन का आंसर कि कौन सा बच्चा इसका आंसर देता है. अब जो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स हैं जो दे आर वेल एजुकेटेड, पढ़े लिखे हैं, सियाने हैं, ठीक है, और क्यों मैं वैसा क्यों कह रहा हूँ करके, उसमें ये कह रहा हूँ, उसका रीजन है, एक रीजन आ गया कि दो ऑप्शन भी है. एक ऑप्शन है, जैसे बहुत सारे जो पुअर पीपल्स हैं, जो जोगी झोपड़ी में जिनके बच्चे जो लोग रहते हैं, और उनके पेरेंट्स क्या करते हैं? उनके पेरेंट्स बच्चों को चलो जी फैक्ट्री में लगा दिया, ये काम कर ले, दुकानों पे, ढाबों पे लगा दिया, शॉप की दुकान पे लगा दिया, वहां पे सफाई करने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए. बच्चे वहां पे, यू माइट हैव सीन कि यंग किड्स, 13-14 ईयर्स के बच्चे हैं, वो ढाबों पे काम कर रहे हैं, होटल में काम कर रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, है ना, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं. लेकिन आपके पेरेंट्स हैं तो वो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं. आपके हेल्थ, मम्मा कहते हैं नहीं बेटे दूध पी ले, बादाम खा लो, ये खाना है वो खाना, आप तो सो नखरे करते हो, लेकिन पेरेंट, मम्मा फिर भी इंसिस्ट करते हैं नहीं बेटे खा लो, प्लीज खा लो, अच्छा है, दूध पी लो, है ना. तो what I want to say is that parents that they are looking after your health and education के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? तो उसका जो मेन रीजन क्या है, हमारा एक क्वेश्चन पेपर में आता है कि हाउ, राइट क्वेश्चन, हाउ इज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल important for society? How is investment in human capital important for society? मतलब अगर गवर्नमेंट पैसे लगा रही है लोगों के ऊपर तो ये अच्छी बात है. कैसे अच्छी बात है? तो आंसर हम लोगों ने आंसर मार्क करना है, तो फुल पैरा ये पीपल तक आंसर मार्क करेंगे. हमारा ये सारा इन्वेस्टमेंट से लेके ये सारा आंसर है. क्या है मैं पढ़ देता हूँ. वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर yields a return just like investment in the physical capital. This can be directly in the form of a higher income earned because of higher productivity. Educated or better trained persons as well as the higher productivity. वो क्या कर, सिंपल मैं क्या कह रहा हूँ, वो ये कह रहा है कि पेरेंट्स के पास, अभी देख सुनो, कि आपको लेके पेरेंट्स के पास दो ऑप्शन है. फॉर एग्जाम्पल कि अब मेरा बच्चा है ना, अब वो भी 9th में है. अब मेरे पास दो ऑप्शन है. एक तो यह कि उसको किसी फैक्ट्री में लगा दूं. अगर मैं उसको किसी फैक्ट्री में लगाता हूँ तो वो ठीक है, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 रुपीज को पर मंथ मिलेंगे. फैक्ट्री में काम करेगा वो लाइफ लॉन्ग, बस वो इसी भी फैक्ट्री में काम करता रहेगा, बस यही खाली, और तो कुछ होएगा नहीं. या फिर ढाबे पे लग गया, वो लग गया, तो वही काम करेगा. दूसरा मेरे पास ऑप्शन ये है कि अभी मैं उसकी आई शुड इन्वेस्ट, मैं उसके ऊपर पैसे लगाऊं, इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, उसकी हेल्थ का ध्यान रखूं, उसकी ट्यूशन के ऊपर पैसे लगा रहा हूँ, उसकी पढ़ाई के पैसे लगा रहा हूँ, उसको बुक्स लेके दे रहा हूँ अच्छे से. तो वो क्या आएगा, मेरी इन्वेस्टमेंट हो रही है. फिर वो मेरे को रिटर्न आएगा. रिटर्न कैसे आएगा? रिटर्न वो जब वो ज्यादा पैसे कमाएगा. इट मीन्स व्हेन ही बिकम स्किल्ड, कोई एजुकेशन उसके पास आ गई है, कोई ट्रेनिंग आ गई है ना, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, कुछ बन गया, ठीक है, तो फिर ही विल अर्न बेटर.
ट्रेन पर्सन होएगा तो ज्यादा पैसे कमाएगा, जितने उसने 10 साल में कमाने थे वो 1 साल में कमा लेगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग बच्चे के लिए, मेरे बेटे के लिए भी इंपॉर्टेंट अच्छी बात होगी, और इट इज गुड फॉर द सोसाइटी आल्सो, देश के लिए भी अच्छा है, कोई देश में कंट्रीब्यूशन होगी, कोई देश के लिए अच्छा काम होएगा। तो इसलिए जब हम लोगों की हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, मेडिकल पर खर्च करते हैं, तो दिस इज गुड फॉर द पीपल एज वेल एज फॉर द सोसाइटी। तो उसमें फिर और भी क्या क्या आ रहा है कि जो इस तरह से होता है कि नॉट ओनली, आगे मैं करूँ, इसका फायदा क्या है कि अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं कि नॉट ओनली द मोर एजुकेटेड एंड द हेल्थी पीपल गेन थ्रू हायर इनकम, जो पढ़े लिखे लोगों को तो पैसे तो मिलते ही मिलते हैं, सोसाइटी आल्सो गेन इन अदर इनडायरेक्ट वेज, क्योंकि उनको सोसाइटी को भी फायदा होता है। डॉक्टर है फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पेरेंट्स हैं आपको डॉक्टर बनाते हैं, तो डॉक्टर बना के आप तो पैसे कमाओगे, लेकिन साथ में जो लोगों को भी फायदा होगा, सोसाइटी को फायदा होगा, उनका इलाज होगा, तो इट मीन दिस इज गुड फॉर सोसाइटी आल्सो। ठीक है, मोर एजुकेटेड हेल्थी पॉपुलेशन स्प्रेड, वो पूरे देश के लिए अच्छी बात है। ये आ गया हमारा। फिर उसके बाद ना एक क्वेश्चन है जनरली जो पेपर में आता है कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो बैक साइज में, इफ यू गो टू बैक साइज, बैक पेज नंबर 27 देखो, बैक साइज में सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज अ रिसोर्स, वो हमने मार्क कर लिया है। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ इज कैपिटल रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर सोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल, मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बाकियों से डिफरेंट कैसे है, लैंड से डिफरेंट कैसे है, तो और बेटर ही है। तो पेपर में ये भी आ सकता है कि विच रिसोर्स इज बेटर एंड हाउ। बहुत सारे सोर्स हैं, लैंड है, क्या वाटर है, फॉरेस्ट है, ह्यूमंस हैं, तो वो कह रहा है इन सारे, लैंड है, इन सब में से जो ह्यूमन वाला रिसोर्स सबसे बेटर है, वो कैसे बेटर है। तो सेकंड का आंसर ये वाला आ गया, इन फैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज वन वे सुपीरियर टू अदर सोर्सेज लाइक लैंड फिजिकल कैपिटल। कैसे? ह्यूमन कैन मेक यूज ऑफ लैंड कैपिटल कैन नॉट मेक यूज ऑफ इट्स ओन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, वाटर है, गोल्ड सिल्वर मनी, है ना, फॉरेस्ट, ये सबसे बेटर कौन है? ह्यूमन रिसोर्स बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि ह्यूमंस जो है, ह्यूमंस ही, जो लैंड पड़ी है तो ऐसे पड़ी है, लैंड को अपने आप कुछ यूजफुल नहीं है, लेकिन ह्यूमंस क्या करेंगे? लैंड के ऊपर क्रॉप्स ग्रो करेंगे तो लैंड को यूजफुल बनाएंगे। अगर फॉरेस्ट है, ऐसे है तो फॉरेस्ट का कोई बेनिफिट ही नहीं है। अगर ह्यूमंस उसका कोई यूज करेंगे, उसका फर्नीचर बनाएंगे, उसको यूज करेंगे, तो ही वो बेनिफिट होएगा। वाटर तो है, लेकिन वाटर की इलेक्ट्रिसिटी बनेगी तो यूजफुल होगी। तो इट मीन्स कि जो लैंड एंड कैपिटल, ये लिखा हुआ है जो लैंड एंड कैपिटल, इट मेक लैंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल इट्स ओन, अपने आप यूजफुल नहीं होंगे, ह्यूमंस इसको यूजफुल बनाएंगे। सो दैट इज व्हाई ह्यूमन सोर्स इज द मोस्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स। यूजफुल कौन सा वाला? ह्यूमन सोर्स यूजफुल है। फिर पेपर में ना एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मैं अभी आई विल आस्क यू, अभी 2 मिनट्स के बाद आई एम गोइंग टू आस्क कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि लिख भी लो यहाँ पे ना, फॉर मैनी डिकेड्स, फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया, इसको काट दो आप। यहाँ पे आपने क्वेश्चन लिखना है, हाउ कैन लार्ज पॉपुलेशन बी टर्न्ड इनटू एसेट। हाउ कैन, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, ये मैं कर रहा हूँ, ए लार्ज, प्लीज अंडरलाइन, ए लार्ज पॉपुलेशन हैज बीन कंसिडर्ड ए लायबिलिटी रादर देन एसेट। इसका मीनिंग क्या है? लायबिलिटी मीन्स बोझ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एसेट मीन्स प्रॉफिट, प्रॉपर्टी। तो वो कह रहा है कि जो लार्ज पॉपुलेशन को हम लोग लायबिलिटी कहते हैं, बोझ कहते हैं, एसेट नहीं कहते हैं। तो क्वेश्चन लिखो,
हाउ कैन लार्ज पॉपुलेशन बी टर्न इनटू एसेट फ्रॉम लायबिलिटी, जो लार्ज पॉपुलेशन है उसको हम लायबिलिटी से एसेट कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बोझ से हम उसको ठीक कैसे अच्छा कैसे बना सकते हैं। सिंपल तरीका ये है कि आंसर इसका मार्क करना, ये हमारा ये जो रिमेनिंग लाइंस आर आंसर, कि जितनी भी हमारे पास पॉपुलेशन है, ठीक है, वो पॉपुलेशन तो अगर अनपढ़ पॉपुलेशन है वो तो जो अनपढ़ पॉपुलेशन है तो वो क्या है, इलिटरेट पॉपुलेशन, सो वो बर्डन है, इट इज बर्डन फॉर द इकोनॉमी। इट कैन बी टर्न इनटू एसेट, प्रॉपर्टी में कैसे लोग पैसे में कैसे कन्वर्ट होंगे, बाय इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल। एग्जाम्पल कि अगर लोगों की हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च करेंगे, ट्रेनिंग में पैसा खर्च करेंगे, तो जो हमारी जो लाइबिलिटी है, पॉपुलेशन लाइबिलिटी है, वो क्या हो जाएगी, इट विल टर्न इनटू एसेट। दिस इज हाउ लार्ज पॉपुलेशन कैन बी टर्न फ्रॉम लाइबिलिटी टू एसेट बाय इन्वेस्टिंग इन द एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग। फिर बाद में दो स्टोरियां हैं, ये स्टोरी ऑफ सकाल है, एक ये वाली है, ठीक है, और आगे यहाँ पे एक स्टोरी है, स्टोरी ऑफ विलास है। सिंपल स्टोरी है, ये स्टोरी आपने पढ़नी है अपने आप। इस स्टोरी में वो क्या कर रहा है, सकाल क्या है, ये जो बंदा है, ये शाहरुख खान बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, ये तो ये सकाल है, और ये विलास है, ये वाला, ये विलास है। ये कह रहा दोनों फ्रेंड्स थे, एक ही गली में रहते थे, गरीब थे। अब इसके पेरेंट्स ने क्या किया, इसके पेरेंट्स ने इसको पढ़ाया, कंप्यूटर कोर्स कराया, बाद में कंपनी में इसको जॉब मिल गई, ये इसको सकाल को जॉब मिल गई, तो वो ये पैसे पैसे कमा के अमीर बन गया। अब ये बंदा था, ये विलास, तो ये इसके मम्मा फिश का काम करते थे, और मम्मा के साथ ही हेल्प करवाता था, और बाद में इसको थोड़ा बोन्स की प्रॉब्लम हो गया, एथलेटिक्स, थोड़ी बोन्स की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, और फिर बाद में बीमार रहना शुरू हो गया। फिर इसके मम्मा की बाद में डेथ भी होगी, खुद फिर मम्मा वाला काम ही, फिश पकड़ने वाला काम शुरू कर दिया, और विलेज का वैसे ही रह गया, गरीब का गरीब ही रह गया, ये अमीर बन गया। तो वो ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि इन दीज टू केस स्टडीज वी सॉ, जो पहले वाला ये सकाल आ गया, ये सकाल आ गया, ही वेंट टू स्कूल एंड विलास डिडंट गो टू स्कूल, वो स्कूल की सकाल गया था, विलास स्कूल गया ही नहीं। तो सकाल वो क्या हेल्थ का भी ध्यान रखता था, अपने पेरेंट्स भी रखते, फिजिकली स्ट्रॉन्ग और हेल्दी था, तो फिर वो डॉक्टर पास नहीं गया। लेकिन जब विलास था तो वो उसको बोन की प्रॉब्लम थी, हड्डी की प्रॉब्लम थी करके, उसके पास वो डॉक्टर पास जाता रहता था, तो फिर उसमें तो वो बीमार ही हो गया। तो सकाल ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर दी, तो वो उसको जॉब मिल गई, जॉब मिलके क्या है, और वो अमीर बन गया। जो विलास था, विलास वो सेम ही मम्मा वाला काम ही करता रहा, मेकर इनकम लाइक मदर, जो मम्मी उसके वो छोटे से पैसे कर दिए उसने, तो कुछ कोई हो गया ही नहीं। तो वो ये सारी स्टोरी क्या शो कर रही है, स्टोरी शो कर रही है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, यू विल इन केस ऑफ सकाल, ये का आपने काट देना है, तो सेवरल ईयर से मार्क करो, यहाँ से आप लोगों ने मार्क करना है, ठीक है। ये तो जनरल इंट्रोडक्शन थी, ऐसे थोड़ा बेस था, एक रीडिंग था। अब यहाँ से आपने मार्क करना है, ठीक, आंसर मार्क करो, ये वाला, सेवरल ईयर्स से लेके चॉइस तक मार्क कर लो। ये नीचे आ गया, तो ये आ गया, तो यहाँ तक। ये क्वेश्चन लिख लो आपको, प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी, हाउ डज एजुकेशन हेल्प एन इंडिविजुअल, गिव एग्जाम, एक्सप्लेन थ्रू एग्जांपल, कि एजुकेशन, हाउ डज एजुकेशन हेल्प एन इंडिविजुअल, तो इसमें बताना है कि एजुकेशन कैसे हेल्प करती है इंडिविजुअल को। तो उसमें वो कह रहा है कि सेवरल इयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड टू क्वालिटी ऑफ लेबर, तो इससे क्या होता है, दिस इनहांस द प्रोडक्टिविटी, तो जो बंदा बच्चा पढ़ता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, तो फिर वो खुद भी अमीर बनता है और दूसरों भी और कंट्री का भी कंट्रीब्यूट करता है। इसमें एग्जांपल आप सकाल की एग्जांपल दे सकते हो। और एक ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो जनरली पेपरों में आते ही आता है करके, ठीक है।
और ये बता रहा हूँ, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज में भी है, ये बैक एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन कहाँ पे है, वर्च्यूज एंड विशियस साइकिल है एक क्वेश्चन, बैग में पता नहीं है कि नहीं है, मैं मार्क करके दे रहा हूँ आप लोगों को, प्लीज मार्क, वो देख लेंगे बाद में है कि नहीं है, तो आप मार्क करो पहले। एक वर्ड है यहाँ पे, ये विशियस साइकिल, ये लिखा हुआ है विशियस साइकिल, क्लियर, और यहाँ पे लिखा हुआ वर्चुअस साइकिल, वर्चुअस साइकिल, एक्सप्लेन वर्चुअस एंड विशियस साइकिल, क्वेश्चन मार्क करो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आउट ऑफ 10 9 टाइम्स पेपर में क्वेश्चन आने ही आना है, वर्चुअस एंड विशियस साइकिल, ठीक। तो आंसर मार्क कर लो पहले, वर्चुअस साइकिल हम लोग अगर पेपर में आता है तो उसका आंसर मार्क करो ये वाला, एजुकेटेड पेरेंट्स, यहां से लेके इन दिस केस तक आ गया, यहाँ तक आ गया, सो दिस इज आंसर ऑफ वर्चुअस साइकिल, इन दिस केस तक आ गया, वर्चुअस साइकिल एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है। और आ गया विशियस साइकिल, पेपर में आपको आता है विशियस साइकिल, तो इन कंट्रास्ट यहाँ पे ये मार्क कर लो, ये आ गया, दिस इज आंसर ऑफ विशियस साइकिल, मतलब 10 में से 9 टाइम्स पेपर में क्वेश्चन आने ही आना है, व्हाट इज वर्च्यूज एंड विशियस साइकिल। अब होता क्या है, वर्च्यू मीन्स गुड, विशियस मीन्स बैड, वो ये कह रहा है कि जो एजुकेटेड पेरेंट्स है, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, दे इन्वेस्ट हैविली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड, ठीक है, दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्व्स, दे आल्सो कॉन्शियस अबाउट प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, पेरेंट्स को पता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एजुकेशन की, हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो बच्चे की हेल्थ के ऊपर ध्यान रखते हैं, एजुकेशन का ध्यान रखते हैं, खुद भी हेल्दी रहते हैं, अपने बच्चे का भी हेल्दी रखते हैं उनको भी, ए वर्चुअस साइकिल इज दस क्रिएटेड, तो अच्छे पेरेंट्स, इंटेलिजेंट पेरेंट्स, रिच पेरेंट्स, उनके बच्चे भी ऐसे आएंगे। फॉर विशियस साइकिल में क्या होएगा, वो कह रहा है कि डिसएडवांटेज, जो पुअर पेरेंट्स हैं, जो झोपड़ी में रहते हैं, अनएजुकेटेड पेरेंट्स, दे लैक हाइजीन, गंदी बस्तियों में झुग्गियों में रहते हैं, ना बच्चों को स्कूल भेजते हैं, ना हाइजीन का ध्यान रखते हैं, खुद वैसे होते हैं और उनके बच्चे भी वैसे ही होते हैं, ये वर्चुअस साइकिल, विशियस साइकिल इज क्रिएटेड, तो ये आ गया वर्चुअस एंड विशियस साइकिल। फिर अगला जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, दिस पेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 19, मतलब कभी भी कोई भी साल ऐसा नहीं हुआ कि 9th में जो पेज 19 के में से कोई क्वेश्चन ना आया हो, तो पेज 19 तो अपने अच्छे से करना ही करना, ये वाला, इसके जितने भी एक क्वेश्चन हमारा हो गया, तो ये फिर आ गया 3 क्वेश्चन है, अब सेकंड क्वेश्चन ये वाला पेपर में, इस पेज के ऊपर ये लिखा है जापान, है ना, तो जापान, तो पेपर में क्वेश्चन लिख लो कि यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर जापान आता है तो इसमें आप लोगों ने ये लिखना है कि जो जापान है, क्वेश्चन लिखो, हाउ हैज जापान बिकम ए डेवलप्ड कंट्रीज, हाउ हैज जापान बिकम ए डेवलप्ड कंट्री, आंसर फुल येलो पार्ट है, फुल येलो पार्ट आंसर है इसका। जापान वो कह रहा है अमीर कैसे बना है, तो वो कह रहा है ध्यान से देखो ना कि दे डू नॉट हैव नेचुरल सोर्सेज, जापान के पास कुछ भी नहीं है अपना जो नेचुरल सोर्सेज, दे डू नॉट हैव एनी नेचुरल सोर्सेज, कोई भी नहीं उनके पास नेचुरल सोर्स, कुछ भी नहीं है जापान के पास, फिर वो अमीर कैसे बन गए, तो फिर हो गया, दे इम्पोर्ट द नेचुरल नेचुरल सोर्सेज, जो भी उनको सामान चाहिए था ना, वो आयरन कॉपर वगैरह उन्होंने इम्पोर्ट कर दिया, इम्पोर्ट करके क्या किया उन्होंने, फिर अपने पास मंगा लिया, फिर दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल, स्पेशली एजुकेशन हेल्थ, सभी लोगों को पढ़ाया उन्होंने, उनकी हेल्थ का ध्यान रखा, उनको ट्रेनिंग दी, स्किल्ड बनाया, टेक्निकली उनको बड़ा एडवांस बनाया, तो फिर उन लोगों ने क्या किया, लोगों ने दे मेड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज का यूज किया और टेक्नोलॉजी डेवलप की उन्होंने, टेक्नोलॉजी डेवलप करके क्या बन गए, दे बिकम रिच, दिस इज हाउ जापान बिकम रिच, दिस इज द आंसर, 3 मार्क्स क्वेश्चन है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आंसर का लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेज, इस पेज में जो क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे लिखा हुआ करके द वेरियस इकोनॉमिक
the various activities have been classified into 3 main sectors. तो अगले तो how क्वेश्चन आएगा, how various activities have been classified. Activities को this is a very important question. इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं. एक्टिविटीज को हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं? जो फुल पैरा है सारा ही आंसर है, यहाँ तक एसेट्स तक आएगा आंसर, यहाँ तक आंसर आएगा. ये येलो पार्ट, ये ब्लू पार्ट आ गया. क्वेश्चन है कि हाउ वेरियस एक्टिविटीज हैव बीन क्लासिफाइड. 3 तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं. एक तो हमारी आ गई जो एक्टिविटीज आ गई है, इसको कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. 3 पार्ट्स है इसके. प्राइमरी क्या होता है कि इसमें जो द थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर, जो हमें नेचर से मिलती हैं चीजें. एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री. एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट हो गए, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशिंग हो गई, ट्रीज हो गए, फिर मिनरल्स हो गए, गोल्ड, कॉपर वगैरह. तो ये सारे के आगे ये आ गया प्राइमरी में आता है. फिर आ गया कि जो प्राइमरी चीजें होती है जो नेचर से हम लोग लेते हैं, तो उसको भी हम कन्वर्ट करते हैं. जैसे हम कॉटन है, कॉटन तो किस में आएगा? प्राइमरी में आएगा. पेपर में आपको क्वेश्चन पता ऑप्शन क्या आएगा? कॉटन इज इंक्लूडेड इन विच सेक्टर? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, नन ऑफ दिस. तो आप लोग बोलोगे प्राइमरी में. लेकिन कॉटन से हम लोग क्लॉथ बनाते हैं, तो क्लॉथ किस में आएगा? क्लॉथ सेकेंडरी में आएगा. ऐसे शुगर केन है, शुगर केन किस में आएगा? शुगर केन आएगा प्राइमरी में. ठीक है. और जो शुगर है वो किस में आएगी? सेकेंडरी में आएगी. तो मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड इन द सेकेंडरी सेक्टर, ये आ गया. फिर आ गया हमारा टर्शरी आ गया. जो सर्विस सेक्टर होता है, जैसे हमारा आ गया जो सर्विस सेक्टर हो गया, जैसे हमारा आ गया ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, टूरिज्म, इंश्योरेंस. तो ये किस में आता है? ये आता है सर्विस सेक्टर में. जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस. पेपर में आपको क्वेश्चन पता कैसे आएगा कि ऐसे बैंकिंग इज इंक्लूडेड इन विच पार्ट? तो आप बोलोगे इसमें सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर में आ जाएगा. तो ये 3 में आता है. फिर वो आगे वो कह रहा है कि वो आगे कह रहा है कि ये तीनों होते हैं, ये हमको पैसे जनरेट करके देती है. दीज एक्टिविटीज एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम. पैसे भी मिलते हैं इससे. द एक्टिविटीज दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. पेपर में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच एक्टिविटीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो आप ये कहोगे कि एक्टिविटीज विच जनरेट इनकम, एक्टिविटीज विच हेल्प इन गेटिंग इनकम, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? वो 2 तरह की होती है. एक मार्केट एक्टिविटीज होती है, ठीक है. और मार्केट एक्टिविटीज कौन सी होती है? जिसमें पेमेंट मिलती है. ठीक है. जैसे मम्मा, अगर सपोज करो आपके मम्मा स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं, तो वो क्या है? मार्केट एक्टिविटी है. अगर मम्मा घर में खाना बना रहे हैं तो कोई पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो क्या है? नॉन मार्केट एक्टिविटी है. मार्केट एक्टिविटी क्या आएगा? जिसमें पेमेंट मिलती है. रेम्यूनरेशन इज पेमेंट मिलती है. और उसमें जो दूसरी नॉन जो होती है, जो सेल्फ कंजम्पशन, नॉन मार्केट एक्टिविटीज कौन सी होती है? सेल्फ कंजम्पशन के लिए, जो अपने लिए यूज होती है. जैसे मैं फार्मर हूँ, इफ आई ग्रो क्रॉप्स फॉर, अगर मैं क्रॉप्स खुद के लिए यूज कर रहा हूँ तो वो मेरी नॉन मार्केट एक्टिविटी है. अगर मैं क्रॉप्स मार्केट में सेल कर रहा हूँ तो वो क्या होगी? मार्केट एक्टिविटी होगी. सो दिस इज ऑल अबाउट. ठीक है. अब आई एम गोइंग टू टेक योर डाउट्स. इसमें जो जो आपको कोई डाउट्स है, कुछ पूछना है, कुछ क्लियर नहीं है, तो ओके. हम लोग अभी क्या है कि एक क्वेश्चन करोगे आप, ये लिखो इसके मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन, यहाँ से लेके आपने मार्क करना है. मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन से दूसरी मार्क करो, यहाँ से आपने मार्क करना है सारा. टेक्नोलॉजी तक कर लोगे आप मार्क. कंप्यूटर यहाँ तक आ गया, टेक्नोलॉजिकल कंप्यूटेंस तक मार्क करोगे, यहाँ तक मार्क करोगे आंसर. तो क्वेश्चन लिखो, ये ब्लू वाला पार्ट है, इसका क्वेश्चन लिखो कि कमेंट ऑन वुमेन एज ए ह्यूमन रिसोर्स. कमेंट ऑन
women as a human resource. फीमेल्स की कंडीशन बतानी है कि वो कैसे है ह्यूमन रिसोर्स में, उनके बारे में बताना कि इंडिया में तकरीबन जो क्या हालात हैं फीमेल्स को एजुकेशन को उसके लेके, कमाई के लेके। तो वो कह रहा है कि मेजोरिटी ऑफ द वुमेन हैव वीकर एजुकेशन। इंडिया में जितने भी फीमेल्स हैं उनकी एजुकेशन को ज़्यादा है नहीं करके। लो स्किल फॉर्मेशन, पैसे भी उनके स्किल भी नहीं उनके पास और ना कोई एजुकेशन है इंडिया में मेजोरिटी। शहरों को छोड़ दो, विलेजेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वुमेन आर पेड लो एज कम्पेयर टू मैन, पैसे कम मिलते हैं उनको। मोस्ट वुमेन वर्क, जॉब सिक्योरिटी होती नहीं उनकी कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर इरेगुलर, फीमेल्स को कोई ज़्यादा है नहीं ज़्यादा। और उसमें वो कह रहा है कि जो मोस्टली फीमेल्स हैं वो हाउ वुमेन, अब आजकल के आगे फीमेल्स हायर एजुकेशन, थोड़ी एजुकेशन उनकी बढ़ गई है, स्किल फॉर्मेशन बढ़ गई है जिन फीमेल्स की, तो उनको दे आर पेड एट पार विद द मैन। तो उनको तो द फीमेल्स हु आर गेटिंग हु गॉट गुड एजुकेशन एंड स्किल, उनको तो मेल के इक्वली पैसे मिल रहे हैं। लेकिन मोस्टली फीमेल्स क्या है, वो उनको कोई दे आर गेटिंग लेस पैसे, उनको पैसे मिलते नहीं ज़्यादा। तो मोस्ट ऑफ द फीमेल्स दे आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो उनको फिर ज़्यादा पैसे मिलते नहीं करके। तो सम वुमेन हैज एंटर्ड, कुछ फीमेल्स क्या, मोस्टली फीमेल्स किस में काम करती हैं, फीमेल्स काम करती हैं टीचिंग सेक्टर में या मेडिसिन में। डॉक्टर हो गए, टीचर हो गए या डॉक्टर हो गए, ज़्यादा फीमेल्स वही है। तो आजकल कुछ फीमेल्स आ गई हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में आ गई हैं, और कुछ कोई दूसरी जॉब्स कर रही हैं थोड़ी हाई लेवल की, साइंट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह में, तो वहाँ पे उनको थोड़ी बहुत है काम कर रही है। बाकी मोस्टली फीमेल्स क्या है, दे आर नॉट गेटिंग गुड इनकम। रीजन इज बिकॉज देयर एजुकेशन इज लेस एंड दे हैव लो टेक्निकल नॉलेज। फिर हमारा जो अगला जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ, यहाँ पे आपने लिखना है एजुकेशन, नया टॉपिक शुरू हो गया, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे लिखो आप कि व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि स्कार वाली एग्जांपल देनी है, स्कार वाली और विलास वाली एग्जांपल। तो यहाँ से शुरू होएगा आंसर। We saw education was an important input for growth of SCAL. It opened new horizons, new opportunities for him. उसको बहुत अमीर बन गया। SCAL education contribute towards growth of society also. It enhances the national income बढ़ गई, culture richness increases। गवर्नेंस तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। वो खुद को भी उसका फायदा हुआ है और देश को भी फायदा हुआ है। तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन लिखो जो हमने लिखा है कि रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि एजुकेशन बहुत जरूरी है ह्यूमन कैपिटल में। ओके, जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट करने लगे, ठीक है। लंबा चौड़ा है, 5 पॉइंट्स ही हम लोग करेंगे, लेकिन मार्क में सारा करवा दूंगा। उसमें से यू कैन लर्न एनी 5 पॉइंट्स। पहले आंसर मार्क करवा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ग्रीन पेन से कर देता हूँ, ठीक है। प्रोविजन से मार्क करेंगे हम, देयर इज अ प्रोविजन मेड, यहाँ से शुरू करते हैं हम। ये पहले सारा मार्क कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इससे पॉइंट्स बनवा दूंगा सारे। मार्क कर लो सारा ग्रीन पार्ट, कहाँ से मार्क करो, फिर क्वेश्चन में बताता हूँ क्या क्वेश्चन क्या करना है। बीच वाला छोड़ दो, जब मार्क नहीं कर रहा उसको छोड़ देना, तो बहुत बड़ा बन जाएगा, डाटा भी बहुत ज़्यादा है। ये हो गया। फिर मैं क्वेश्चन कंटिन्यू है, लेकिन पेन डिफरेंट यूज कर रहा हूँ, उसका रीजन बताऊंगा बाद में कि क्या है, रीजन क्या है। आप लोग सेम आंसर मार्क करो। सर्व शिक्षा अभियान, ये पिंक वाला और ग्रीन वाला, ये पार्ट मिला के आंसर है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन लिखो जी, पिंक और ग्रीन
दोनों को मिला के random question. Your question is what steps are taken by the government for the promotion of education in India? What steps are taken by government for the promotion of education in India? गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं, ठीक है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन के लिए. और जो पिंक पार्ट है, आंसर इसका स्टेप्स का आंसर क्या है, ग्रीन वाला और पिंक वाला पार्ट. जो पिंक पार्ट है इसका अलग से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. ये लिखा हुआ है सर्व शिक्षा अभियान, राइट ए नोट ऑन. इसके ऊपर लिख दो सर्व शिक्षा अभियान, नोट ऑन कर दो, राइट ए नोट ऑन सर्व शिक्षा अभियान. अब गवर्नमेंट ने क्या क्या, हम लोग स्टेप्स देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया है, ये किया प्रोविजन वर मेड फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन, स्पेशल एम्फेसिस ऑन द गर्ल्स. गवर्नमेंट ने ये बोला है कि सभी लोगों को यूनिवर्सल सेस, सबको सेस मिलेगा एजुकेशन में, क्वालिटी एजुकेशन में, स्पेशली गर्ल्स को मिलेगा. फर्स्ट पॉइंट यहाँ तक कर लो. सेकंड पॉइंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नवोदय विद्यालय. गवर्नमेंट के स्कूल खोलने के बच्चे लोगों के लिए नवोदय विद्यालय हर जगह पे खोलने हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट तक करो. सेकंड पॉइंट. थर्ड आ गया वोकेशनल स्ट्रीम्स, कंप्यूटर कोर्स वगैरह शुरू किए लोगों के लिए, ठीक, ये थर्ड पॉइंट आ गया. अगर इतना भी आप कर लेते हो, बाकी 2 पॉइंट उधर से भी लिख लो तब भी काम चलेगा, काफी बड़ा हो गया ये वाला. वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड स्कूल स्टूडेंट्स स्किल से, इतना तक कर लो बस बहुत है ये वाला. नीचे डाटा आपसे होता है तो कर लो, इसमें इशू नहीं है. 3 पॉइंट तुम्हारे हो ही गए. चौथा पॉइंट हम यहाँ से पिंक से ले लेंगे, यहाँ से सर्व शिक्षा अभियान से. कि सर्व शिक्षा अभियान है क्या, तो सर्व मैंने सबको, शिक्षा मैंने एजुकेशन, अभियान मैंने मूवमेंट, कि सबको एजुकेशन मिले, ऐसी मूवमेंट गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है ये वाली एजुकेशन. ये है क्या, इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या दिया, प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन. 16-14 ईयर्स के जितने बच्चे हैं ना, गवर्नमेंट ने बोला सबको एजुकेशन देनी है. तो गवर्नमेंट ने एक यही काम भी किया है. गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड सर्व शिक्षा अभियान according to which students from 6 to 14 years they will get education, compulsory education. तो ये गवर्नमेंट ने एक ये काम और भी किया है. तो ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया है विद द हेल्प ऑफ स्टेट लोकल गवर्नमेंट्स के हेल्प से. फिर गवर्नमेंट ने और क्या कुछ किया है, गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया ब्रिज कोर्सेज, बैक टू स्कूल कैंपस. एक नया चला कि जो बच्चे स्कूल छोड़ के चले गए उनको बोला कि आप स्कूल में दोबारा आ जाओ. जैसे अभी भी क्या हुआ था कि लॉकडाउन हुआ था, बहुत सारे, जैसे पंजाब है, लुधियाना है, लुधियाना में बहुत सारे बच्चे जो यूपी बिहार के बच्चे थे, जो यूपी बिहार के पेरेंट्स थे, जो यहाँ पे लुधियाना में काम करते थे, लॉकडाउन में सारे चले गए, अपने विलेज वापस चले गए. तो जब वो अभी वापस दोबारा आए हैं तो फिर स्कूल वाले बोला ठीक है आ जाओ बैक टू स्कूल, उनको दोबारा एडमिशन दे दिया क्योंकि बच्चों की लॉस ना हो. ये वाला काम शुरू किया, बैक टू स्कूल. फिर मिड डे मील शुरू किया है, मिड डे मील स्कीम शुरू की है कि बच्चों को मिड डे मील, उनको खाना भी स्कूल में मिले, कि स्कूल बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल आए. तो 5 स्टेप्स हो गए जो गवर्नमेंट ने किए हैं. तो 5 स्टेप्स में दोबारा बता रहा हूँ. नंबर 1, गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने शुरू किया है कि यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ एजुकेशन स्पेशली टू गर्ल्स, 1 पॉइंट आ गया. सेकंड, नवोदय विद्यालय शुरू किए गवर्नमेंट ने. थर्ड, वोकेशनल स्ट्रीम्स, कंप्यूटर कोर्स शुरू किए हैं. फोर्थ, गवर्नमेंट ने किया है, फोर्थ सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया है. फिफ्थ, गवर्नमेंट ने ब्रिज कोर्सेज बैक टू स्कूल शुरू किया है. सिक्स्थ, मिड डे मील स्कूल शुरू किया है. So these 6 steps are taken by government for the improvement of education. This is very, very, very important question. 5 marks में आपको पेपर में आएगा, 100% आएगा. अच्छे से आपने लर्न करना है, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ये लिखा है 12th 5-year प्लान. 12th प्लान, तो फीचर्स ऑफ 12th प्लान. जो ओल्ड बुक्स हैं वहाँ पे 11th प्लान लिखा होगा, जो उससे ओल्ड है वहाँ पे 10th प्लान लिखा होगा, लेकिन पेपर में आपको न्यू बुक के अकॉर्डिंग आएगा. तो न्यू बुक में क्या है, 12th 5-year प्लान. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ 12th 5-year प्लान. इसका हेडिंग बनाओगे फीचर्स.
फीचर्स आ जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए। तो इसमें आपने 3 पॉइंट्स में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है, ठीक है, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका आंसर स्पेशलाइज्ड एरियाज तक आप लोगों ने मार्क कर देना। हाँ, ओके, यूनिवर्सिटीज, जैसे लेटस से पहले पहले एरियाज तक यहाँ पे ये 3 लाइन ये वाली आ गई, और ये ऊपर वाले आप लोगों के आगे ये वाली लाइन्स। ये आंसर है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ 12th 5 ईयर प्लान। 12th 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने क्या किया है, 12th 5 ईयर के प्लान गवर्नमेंट ने ये टारगेट्स बनाए हैं कि जो 18 to 23 ईयर्स के बच्चे हैं ना, तो वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमने एजुकेशन देनी है। तो हमें करना वोकेशनल एजुकेशन देनी है, मतलब वोकेशनल एजुकेशन मतलब कोई स्किल्स सिखानी है उन लोगों को, टेक्नोलॉजी सिखानी है, ठीक। और फिर ये डिस्टेंस, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन ये शुरू करनी है। फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है स्कूल्स में, डिस्टेंस एजुकेशन क्या होता है घरों में, ठीक है। तो इस तरह से वो एजुकेशन भी देनी है कि कम से कम लोग बच्चे हैं वो स्कूल में जाके पढ़ सके, या नई स्कूल में जा सके तभी घर में पढ़ सके, कि इंडिया का जो एजुकेशन रेट है वो ज़्यादा हाई है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एजुकेशन। अब उसके बाद अब हमारा शुरू होता है हेल्थ वाला पार्ट। अब हेल्थ वाले पार्ट में क्या आया कि हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या है, हाँ, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लिखोगे कि यहाँ पे हेल्थ है, तो हेल्थ ऑफ ए पर्सन यहाँ से लेके, ठीक है, आप लोग सेक्टर का मार्क कर लोगे, ये वाला क्वेश्चन। तो ब्लू पार्ट आ गया, तो इसका आप क्वेश्चन लिखोगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। व्हाट इज द रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। पीछे हमने पढ़ा था रोल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, तो उसमें आएगा व्हाट इज द रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो वो ये क्या कह रहा है, हेल्थ ऑफ ए पर्सन हेल्प हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड एबिलिटी टू फाइट इलनेस। अगर बंदा हेल्दी होएगा तो अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम कर सकता है। अगर एक बंदा है वो बहुत स्किल्ड है, उसको बड़ा काम आता है, लेकिन वो हेल्दी नहीं है, ऑफिस जा ही नहीं रहा करके, तो फिर तो उसका तो कंपनी को कोई फायदा ही नहीं है, तो वो तो फिर कोई बेनिफिट नहीं होएगा। अगर टीचर है बहुत अच्छा पढ़ाता है लेकिन वो हेल्दी नहीं है, तो वो घर में ही बैठा हुआ है, स्कूल नहीं जा रहा, तो उसका तो फायदा ही नहीं है। आ गया कि ही एंड शी विल नॉट एबल टू मैक्सिमाइज हिज आउटपुट, आउटपुट तो उसकी आएगी नहीं करके। इंडीड हेल्थ इज indispensable basis for realizing one's well-being. Improvement in the health status of population has been priority of the country. हाँ जी, तो देश की मेन प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि बच्चों की, सब लोगों की, सबकी हेल्थ ठीक करनी है। अगर हेल्थ ठीक होएगी तो फिर देश अच्छा बनेगा। पहले एजुकेशन ठीक होनी चाहिए, फिर हेल्थ ठीक होनी चाहिए। तो इस पैरे में आप लोगों ने ये पूरा आंसर आ गया, और फिर इसमें ना ये बॉक्स में से 3-4 लाइनें आपने कर लेनी है कि हेल्थ का जो है बेनिफिट क्या है। या इसके ऊपर एक क्वेश्चन और भी हमारा आ जाता है, ये क्वेश्चन है कि राइट ए नोट ऑन नेशनल हेल्थ पॉलिसी। इसका ना एक और भी क्वेश्चन आया था कि राइट ए नोट ऑन नेशनल हेल्थ पॉलिसी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी तब भी यही लिखना है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी के फायदे क्या है। अगर जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी ली है ना, इसके फायदे क्या है, इसमें यहाँ तक आएगा तो ये फायदे हैं इनके। इसका फायदा क्या हो गया, हमने जो गवर्नमेंट ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी शुरू की है कि सबकी हेल्थ अच्छी हो, इसका फायदा ये हो गया कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तो वो इंडिया में बहुत इंक्रीज कर दिया। पहले क्या था कि 34 लोग 1951 34 जो पहले तो यहाँ पे कह रहा है these measures which have been adopted increase the life expectancy 68.3, मतलब अर्ली पहले तो कम से कम 30-34 ईयर्स तक लोग जीते थे, अब क्या है 68 ईयर्स 70 ईयर तक एवरेज एज आ गई है। फिर इस तरह से था कि बहुत ज्यादा लोगों की डेथ होती थी, अब डेथ रेट बहुत कम हो गया, ठीक है। पहले सपोज अगर 34 लोग मरते थे, अब तब तो 6 लोग ही मरते हैं, तो मतलब डेथ रेट डिक्रीज हो गया हमारा, लोगों की लाइफ का एज बढ़ गई है। तो ये फायदे हुए हैं, 2 फायदे हुए हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो अच्छी हेल्थ पॉलिसी चलाने से क्या फायदा हुआ है। नंबर 1, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज कर गई है। नंबर 2, लोगों की जो है वो डेथ रेट डिक्रीज हो गया।
हाँ जी, और एक ना ये ध्यान से देखना, जो टीचर बड़े चालाक होते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं तो इतना नहीं हूँ, ठीक है, स्कूल टीचर की बात कर रहा हूँ, कई स्कूलों में, बीवीएम स्कूल नहीं, कौन सा स्कूल, बाल भारती स्कूल, वहाँ पे वो टीचर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट नहीं, तेज है, बच्चों को बहुत दुखी करते हैं। ये देखो, यहाँ से क्वेश्चन उठा लेते हैं, यहाँ से देखो ये वाला, बच्चे बेचारे ढूंढते रहते हैं कहाँ कहाँ से आ गए क्वेश्चन, ये वाले, ये वाला हो गया, ये देख लो, छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनको कुछ पता चलता नहीं है। ये कहा, ये जितने भी स्टार लगे हैं ना, ये यहाँ पे स्टार लगाए हुए देखो, ये वन, ये अगर स्टार लगे हुए, ये स्टार, तो ये डेफिनेशन 1 मार्क्स में आ जाती है। व्हाट इज इन IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इज द डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिफोर 1 ईयर एज। 1 मार्क्स में अकेला ही आ जाएगा ये। यहाँ आ जाएगा कि व्हाट इज बर्थ रेट, बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ बेबीज बोर्न every 1,000 people during particular period of time. What is death rate? Is the number of people per 1,000 who die before, who die in a particular period of time. ये डेफिनेशंस तीनों आपने लर्न करनी है। बच्चों को दिखती नहीं है, छोटी सी पेज के नीचे ही है, लेकिन टीचर यहाँ से उठा के डाल देते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया। अगला टॉपिक तो बहुत इजी है, बस अपना चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश है। तो अगला आ गया टॉपिक, आ गया एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है जी? ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अगर हम देखें कि क्या होती है, यहाँ पे आ गए, प्लीज अंडरलाइन करो, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्वेश्चन हमारा हो गया, 1 मार्क्स में आएगा। डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट। Unemployment is said to exist when people who are willing to work at going wages do not get cannot get find jobs। कि जो लोग काम करना चाहते हैं उनको जॉब नहीं मिलती है, तो उसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। डेफिनेशन आ जाएगी, 1 मार्क्स की आ जाएगी डेफिनेशन अनएम्प्लॉयमेंट की। फिर वो कह रहा है कि टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगला क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इंडिया में वो कह रहा है कि इंडिया में जो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक दो जगह पे अनएम्प्लॉयमेंट है, एक रूरल एरियाज में है, एक अर्बन एरियाज में है। रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट जो मतलब विलेजेस में 2 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, एक सीजनल होती है, एक डिसगाइज होती है। ध्यान से समझना, 10th में भी है ये वाला, आपको करना ही पड़ेगा। अभी मैंने आपसे पहले 10th की क्लास ली है, उनको मैंने बोला ये तो आपने 9th में पढ़ा ही है ना, तो मैंने उनको एक्सप्लेन नहीं किया, तो ध्यान से सुना आपको क्या है। पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा कि राइट ए नोट ऑन सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीजनल का आंसर ये वाला है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि जो लोग खेतों में काम करते हैं, है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर में होती है, यहाँ तक आएगा कि पीपल जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं वो सीजन टू सीजन काम करते हैं। जैसे अभी आजकल बारिशें शुरू हो गई हैं, तो अभी राइस लगाएंगे, राइस लगा के तो बस वेले हो गए, तो उसके बाद सितंबर अक्टूबर में काटना राइस, तो इसलिए एक सीजन बस खत्म। फिर उनको काम कब मिलेगा? दिसंबर में काम मिलेगा जब वीट लगानी है बस। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ ईयर। कुछ लोग काम मिलता है, कुछ महीने, बाकी महीने वेले। पीपल डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर यूजली फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ये आएगा पेपर में, क्वेश्चन आता है ना कि सीजनल एक्सप्लेन सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, तो आपने ये आंसर देना है सीजनल। और अगर आप लोगों को आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये 3 मार्क्स में आएगा सीजनल, 5 में आएगा डिसगाइज्ड। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? तो उसका आंसर ये वाला है, व्हाट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये हेडिंग दिया हुआ है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ये होती है कि फॉर एग्जांपल एक खेत है, उस खेत में एक फील्ड है, फील्ड में 5 लोगों की जरूरत है, ठीक है, और 8 लोग काम कर रहे हैं, तो 3 पीपल क्या हो गए? 3 पीपल वो तो सारे फालतू हो गए, तो 3 एक्स्ट्रा पीपल हो गए ना, तो वो चाहे वहां पे काम करें चाहे ना काम करें, कोई फर्क तो पड़ना नहीं करके। देखने को तो लगता है कि वो 3 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली में काम नहीं कर रहे हैं। सो दोज 3 पीपल दे आर कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। जो 3 जो लोग फालतू हैं वो डिस्गाइज है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि आपके पापा की शॉप है, ठीक है, पापा पे शॉप पे या फैक्ट्री है, शॉप पे दादू जा रहे हैं और पापा जा रहे हैं, ठीक है, आप वेले हो, आप भी चले वहां पे जा रहे हो, चलो स्कूल तो ऑफ ही है, छुट्टियां हैं, चलो फैक्ट्री में जा रहे हो। तो
वैसे तो दो बंदों का काम है, तीसरा तो आप फालतू में जा रहे हो, देखने को लगता है कि आप भी काम कर रहे हो, आप एम्प्लॉयड हो, लेकिन आप जाओ चाहे ना जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो यू विल बी कॉल्ड एज डिसगाइज अनएम्प्लॉयड। तो ये होता है जो फालतू बंदा होता है जिसकी जरूरत नहीं है वो फिर भी काम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं डिसगाइज। तो अगला क्वेश्चन ये तो होगा हमारा आएगा कि रूरल एरियाज में दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, एक सीजनल एक डिसगाइज। फिर आता है अर्बन एरियाज, शहरों में कैसा होता है। जो शहरों की अनएम्प्लॉयमेंट है ना, तो वो वहां पे एक ही तरह की होती है। तो इन अर्बन एरियाज एजुकेटेड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ये होती है शहरों में। शहरों में जो जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, ये पढ़े लिखे लोग। इसका आंसर आएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि राइट ए नोट ऑन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ लिखाएगा कि विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन अर्बन एरियाज। इन अर्बन एरियाज शहरों में क्या मिलती है। तो इसका आंसर आपने देना है कि ये पूरा ये एक लाइन यहाँ से इन केस ऑफ अर्बन एरियाज, टू लाइन ये वाली आएंगी और बाकी ये पैरा फुल आएगा आपका आंसर ये वाला। अब मैं दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों को, एक पेज नंबर 19 एंड पेज नंबर 25। कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जिस स्कूल में ये दो पेजेस में से क्वेश्चन आए। पेज नंबर 19 एंड पेज नंबर 25, दोनों पेज आपने ऑन टिप्स करके जाने हैं अच्छे से। तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि वो कह रहा है कि मैनी यूथ मैट्रिकुलेट, जो जो 10वीं वाले 10th पास कर लिए हैं, ग्रेजुएट हैं, बीए की हो या बीएससी की हुई करके, है ना, तो दे आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब। ये स्टडी क्या शो कर रही है कि जो ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, जो पढ़े लिखे हैं ना, वो ज्यादा अनएम्प्लॉयड है रादर देन मैट्रिकुलेट्स में 10वीं के ज्यादा। रीजन क्या है इसका? इसका रीजन ये है कि जो 10वीं जिसने 10th पास की हुई करके, वो तो कोई भी काम कर लेगा, जोमेटो पे, स्विगी पे, है ना, तो कोई फैक्ट्री में कहीं भी काम करना शुरू कर देगा। और जो ज्यादा पढ़ा लिखा है और जिसने ग्रेजुएशन की हुई करके, वो बोलेगा मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना छोटा काम का डे काम क्यों करूँ करके, तो वो फिर वो काम करता ही नहीं, वो वेला ही रहता है। तो इसलिए क्या है, अनएम्प्लॉयड जो पढ़े लिखे हैं ना, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो अनएम्प्लॉयड ज्यादा है, जो कम पढ़े लिखे हैं वो अनएम्प्लॉयड वो कम है। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा आंसर आएगा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। 3 क्वेश्चन हो गए इस पेज के ऊपर, सीजनल, डिसगाइज्ड और येलो वाला हमारा हो गया एजुकेटेड। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो है यहाँ पे ये पार्ट है, ये रेड वाला पार्ट आ गया, ये वाला, ठीक है, पूरे यहाँ तक कर लो, यहाँ तक आएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग 5 पॉइंट्स करेंगे, लंबा चौड़ा है। क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर द demerits or disadvantages of, what are the demerits or disadvantages of unemployment? अनएम्प्लॉयमेंट के डीमेरिट्स क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके क्या क्या डीमेरिट्स है। नंबर 1, 5 पॉइंट्स में पढ़ देता हूँ, इसमें कोई यू कैन लर्न एनी 5 लाइंस। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर वेस्ट होगी। People who are assets, they will turn into liability. There is a feeling of hopelessness and despair. लोग दुखी होंगे, वेले होंगे तो परेशान होंगे। People do not have enough money to support their families. And inability to educate people are willing to work, उनको employment नहीं मिलेगी, great social waste, पूरी देश का नुकसान होएगा। Unemployment leads to increase in economic overload, countries का नुकसान बहुत होएगा। when a family has to live on, फैमिली के पास पैसे नहीं होंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो हो जाएगा लोगों का। तो ये सारे क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग करने लगे। 2 क्वेश्चन आ गए लास्ट पेज के ऊपर, 2 क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन हमारा ये वाला है, सिंपल इजी क्वेश्चन है बस खाली, ठीक है। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू विलेज इन सर्च ऑफ जॉब्स। तो व्हाई पीपल माइग्रेट फ्रॉम, क्वेश्चन लिखो, व्हाई डू
people migrate from rural areas to urban areas? Why do people migrate from rural areas to urban areas? ये वाला आंसर आएगा फुल, कि लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ क्यों जाते हैं। क्यों जाते हैं? मेन है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, रूरल एरियाज में काम नहीं होता। खेतों में जैसे 3 बंदों के 5 लोगों की जरूरत है, 8 लोग काम कर रहे हैं, 3 फालतू लोग हैं, तो फालतू लोग हैं तो वो फिर फालतू लोग कहाँ जाते हैं? वो विलेजेस में जाते हैं। विलेजेस में जाके शहरों में जाते हैं, सिटीज में जाके वहां पे काम करते हैं। तो इसलिए फिर वो क्या होता है कि वो मूव करते हैं, क्योंकि विलेजेस में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती नहीं है, शहरों में काम नहीं रहता है, तो लोग फिर क्या है, इन यहाँ पे जो लाइन लिखी है हम लोगों ने, लास्ट में पढ़ देता हूँ मैं, कि people every household tends to migrate from village in search of jobs के लिए लोग फिर क्या करते हैं, अपनी जॉब लेने के लिए people migrate from rural areas to urban areas. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, इसमें लास्ट क्वेश्चन में आएगा, ये लिखा है एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो, हाईलाइट करो, ड्राइंग करो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो। क्वेश्चन आएगा, राइट ए नोट ऑन एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन द 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। लिखा है ना, इन द 3 सेक्टर्स, राइट ए नोट ऑन, बस राइट ए नोट ऑन लिख दो इसके आगे, इसका आंसर मार्क कर लो। आंसर है, ये सारा आंसर ही है, ये वाला पहला, और जो हमारा मार्क है यहाँ है, सो ऑन तक आ गया, तो ये वाला इसका आंसर है एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो। यहाँ पेपर में क्वेश्चन आप लोगों को आ जाता है कि 3 सेक्टर्स के बारे में लिखो। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि सबसे जो यहाँ आ गया, एग्रीकल्चर इज द मोस्ट लेबर अब्सॉर्बिंग सेक्टर। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है विच इज द मोस्ट लेबर अब्सॉर्बिंग सेक्टर, तो 1 मार्क्स में एग्रीकल्चर इज द मोस्ट लेबर। रिसेंट ईयर्स क्या हो रहा है कि आजकल डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, लोग एग्रीकल्चर से लोग डिपेंड कम हो रहे हैं, ठीक है। अब वो कहाँ, जब अब जो फालतू लोग होते हैं, सरप्लस लोग होते हैं, वो कहाँ चले गए? वो चले मूव टू द सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर में चले जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में चले जाते हैं, ठीक है। इन द सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, मोस्टली लेबर्स वहाँ पे काम करते हैं। इन केस ऑफ टर्शरी सेक्टर में क्या आता है, रॉ न्यू सर्विसेज लाइक वो अपीयर कर रही है, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वहाँ पे लोग काम करते हैं। तो ये वाला पैरा आ गया, ये 2 पैरे आपके, तीनों सेक्टर के बारे में बताना है आपको। एग्रीकल्चर में लोग काम करते हैं, वहाँ पे काम नहीं मिलता है, जो फालतू लोग होते हैं वहाँ पे सेकेंडरी में चले जाते हैं, सेकेंडरी से लोग टर्शरी में चले जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट। बाकी ये येलो बॉक्स है, ये ब्लू बॉक्स है, ये आपने स्टोरीज पढ़ लेनी है, आपने रीड मारोगे आपको समझ आ जाएगा सारा, सिंपल रीडिंग मारनी है आपने, ये वाला ये बॉक्स है। सो दिस इज ऑल अबाउट जो है आप लोगों का चैप्टर का, चैप्टर 2, ठीक। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क योर डाउट्स। अभी जो आपके डाउट्स हैं, तो यू कैन आस्क, जो आपके डाउट्स हैं वो आप सारे डाउट्स आप में से